नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस डीसी जनरेटर के चैप्टर में जो अपना इलेक्ट्रिकल थ्योरी का सिलेबस चल रहा है उसमें डीसी जनरेटर का चैप्टर चल रहा है, जिसमें आज 62 नंबर के क्लास में देखेंगे कि डीसी शंट जनरेटर के अभिलक्षण क्या होते हैं, डीसी शंट जनरेटर की विशेषताएं क्या होती हैं, किन किन के मध्य उन विशेषताओं का वर्गीकरण किया जाता है, उन विशेषताओं के कारण डीसी जनरेटर कहां और किस प्रकार से उपयोग किया जाता है और किस प्रकार से ईएमएफ उत्पन्न होता है, आर्मेचर धारा का मान होता है और आर्मेचर धारा के कारण जनरेटर उत्पन्न ईएमएफ कैसे जनरेट करता है, ये देखते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि डीसी जनरेटर क्या होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन देखा, आप लोगों ने सभी प्रकार के फॉर्मूले देखे और उनकी सभी विशेषताओं को मतलब अच्छी तरह से अध्ययन किया। तो दोस्तों, अपने इस इलेक्ट्रिकल थ्योरी के सिलेबस को जारी रखते हुए अर्थात अपने डीसी जनरेटर के चैप्टर को जारी रखते हुए आज के इस पार्ट नंबर 17 में, पार्ट नंबर 17 किसका चल रहा है, डीसी जनरेटर के 62 नंबर के चैप्टर में पार्ट नंबर 17 चल रहा है। ठीक है, तो 62 नंबर की क्लास में आज देखते हैं कि डीसी शंट जनरेटर के अभिलक्षण, मतलब कि उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी शंट जनरेटर, जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगली वीडियो में देखेंगे ये। तो आज इनकी विशेषताओं के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, इन विशेषताओं के ऊपर ही जैसे आपको बताऊं कि मेंटल एबिलिटी के जो मानसिक क्वेश्चन आते हैं, सोचने वाले क्वेश्चन आते हैं, वो कहां से उठते हैं। जैसे किसी मशीन में देखोगे कि ये प्रश्न किताब में तो नहीं है, फिर पेपर में कैसे आया, इसका आंसर कैसे देंगे, वो सब के सब इस अभिलक्षण से ही उठते हैं, इस अभिलक्षण में ही आते हैं। क्योंकि ईएमएफ कितना होगा, ईएमएफ होगा तो धारा का मान क्या होगा, उन सभी बातों को आज अच्छी तरह जानेंगे। क्योंकि मानसिक क्वेश्चन उठेंगे, अपन आज इसकी कल्पना करेंगे कि ऐसे होगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा तो क्या हो जाएगा, उन सभी, क्योंकि विशेषता यही होती है। तो मैंने आपको पहले भी मतलब 2-4 वीडियो पहले बताया था कि सभी प्रकार के जनित्र होते हैं डीसी जनरेटर, उसमें 3 अभिलक्षण होते हैं। एक ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, खुला परिपथ अभिलक्षण मैंने आपको बताया, दूसरा बताया इंटरनल अभिलक्षण और तीसरा बताया एक्सटर्नल अभिलक्षण। तो सभी प्रकार के जनित्र पढ़ेंगे, आगे एक नहीं सीरीज पढ़ेंगे, शंट पढ़ रहे हैं सीरीज पढ़ेंगे और कंपाउंड पढ़ेंगे, कंपाउंड में 2-2 स्वरूप पढ़ेंगे। तो सब के सब जनरेटरों के ये 3-3 अभिलक्षण जरूर पढ़ेंगे और यही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो आज के इस डीसी शंट जनरेटर में देखते हैं, ये अपना चैप्टर कौन सा चल रहा है, जो टॉपिक है डीसी शंट जनरेटर। इसमें देखते हैं डीसी शंट जनरेटर के अभिलक्षण, अभिलक्षण को वैसे विशेषताएं भी कहते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। अभिलक्षण विशेषता देखते हैं, अब विशेषता देखो तो अभिलक्षण देखो, देखो इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी शंट जनरेटर। ये देखिए इनके अभिलक्षण देखो। अब ये अभिलक्षण मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार से, मूल रूप से 3 प्रकार से रहते हैं। तो सबसे पहला कौन सा पढ़ेंगे, देखो आपको बताऊं, सबसे पहला पढ़ेंगे ओसीसी, आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। ओसीसी ओपन सर्किट, काफी बार परीक्षा में आता कि किस सभी मतलब जनित्र में ओसीसी किन किन के मध्य, ओसीसी क्या होते हैं, अभिलक्षण के कर्व खींचते हैं, किन किन के मध्य इनकी विशेषताएं इंगित करता है। ओसीसी क्या बताता है, किस किस के मध्य ग्राफ खींचा जाता है, वो होता है ओसीसी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ये था मतलब कि खुला परिपथ अभिलक्षण, ये क्या है, खुला परिपथ अभिलक्षण कर्व, एक तो ये आता है। दूसरा पढ़ेंगे आईसीसी, इंटरनल सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, कर्व, जो कि होता है आंतरिक अभिलक्षण, आंतरिक अभिलक्षण कर्व, ये होता है। तीसरा होता है अपने पास ईसीसी,
एक्सटर्नल सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। क्योंकि बाह्य अभिलक्षण, बाह्य परिपथ अभिलक्षण, ये पढ़ेंगे आप तीनों। मतलब आज के बाद जब भी किसी डीसी जनरेटर को पढ़ेंगे तो तीनों अभिलक्षणों को पढ़ना जरूरी है। अब उसमें ये आता है कि ओसीसी किन के मध्य खींचा जाता है, मतलब कर्व खींचेंगे तो ये किसके मध्य खींचेंगे, देखो लिख लेना, आई एफ व ईजी के मध्य, ये खींचेंगे आई एफ और ईजी के मध्य। तो याद रखना, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक क्या बताता है, आई एफ और ईजी के मध्य संबंध बताता है कि इनमें क्या संबंध है। एक तो ये आ गया, ठीक है। तो इसको देखो, ओपन सर्किट हो गया, मतलब कोई लोड नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, इस परिपथ को, इस ओसीसी को खुला परिपथ अभिलक्षण भी कहते हैं। एक बात, खुला परिपथ लिखा है, इसको शून्य भार अभिलक्षण भी कहते हैं, इसको चुंबकीय अभिलक्षण भी कहते हैं। तो काफी नामों से जाना जाएगा आपके सामने कि ये अभिलक्षण क्या होते हैं। इसको शून्य भार अभिलक्षण कहेंगे, लिख लेना, इसको चुंबकीय अपने चुंबकीय अभिलक्षण कहेंगे ये। फिर आता दूसरा, देखो आपको बताएंगे अपने सठ जनित्र में पढ़ेंगे, आईसीसी इंटरनल सर्किट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ये कर्व, ये किस किस के मध्य, इंटरनल आर्मेचर के अंदर, आर्मेचर के अंदर क्या होता है, ईजी, ये होता है ईजी व आई ए के मध्य संबंध बताता है। किस, कौन सा, ये अपना आईसीसी। और ईसीसी क्या बताता है, देखो अब आ गया कि बाह्य बाहर क्या मिलता है आपको, ठीक है ना। बाहर ये देखो, ये बाहर बन गया आई एफ, बाहर की बात है, लेकिन अपने को बाहर क्या मिलता है, अपने को लोड की धारा होती है बाहर और टर्मिनल वोल्टेज मिलता है। तो ये बताता है कि वीटी, देखो वीटी के मैंने कल की वीडियो में वीटी व आई एल के मध्य संबंध बताता है। ये तीन चीजें परीक्षा में काफी बार आ चुके हैं कि ओसीसी किन किन के मध्य संबंध बताता है, ओपन सर्किट चुंबकीय अभिलक्षण किन किन के मध्य संबंध बताता है या किन किन के मध्य खींचा जाता है। तो ओसीसी देख लेना, आईएफ फील्ड करंट व उत्पन्न ईएमएफ के मध्य खींचा जाता है, प्रेरित उत्पन्न विद्युत वाहक बल और आर्मेचर धारा के मध्य संबंध बताता है, टर्मिनल वोल्टेज और लोड धारा के मध्य संबंध बताता है। ये भी आपको तीनों अभिलक्षण शंट जनरेटर में पढ़ेंगे और उनकी विशेषताओं के आधार पर इसका पूरा वर्गीकरण करेंगे। तो दोस्तों अब किसका पढ़ेंगे, खुला परिपथ अभिलक्षण पढ़ेंगे, डीसी शंट संयंत्र का, ये पढ़ेंगे आज। इसमें क्या क्या, ओपन सर्किट इस पर लोड नहीं डालेंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों इसको क्या कहेंगे, इसको चुंबकीय अभिलक्षण कहते हैं, ठीक है। तो डीसी जनरेटर में चुंबकीय अभिलक्षण क्या बताता है, शून्य भार अभिलक्षण कहते हैं। डीसी शंट जनरेटर में चुंबकीय अपने शून्य भार पर डीसी जनरेटर में क्या क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या क्या मतलब उसकी विशेषताएं होती हैं, वो देखते हैं। तो आपको थोड़ा डायग्राम लाके दिखाता हूँ, फिर लोड नहीं डालेंगे, फिर देखेंगे, आपको बताता हूँ मैं। ये देखो, ये आपका आर्मेचर, ठीक है। ये आर्मेचर लगाने के बाद आप लिखेंगे कि ये आप लगाए दो कार्बन ब्रूस, ये दो कार्बन ब्रूस ये लगाई आप लोगों ने सीरीज, ये अपने शंट फील्ड वाइंडिंग, ये आप लोगों ने इससे पहले वीडियो में देखा कि ये शंट फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। और इसको लगा दिया आर्मेचर के समानांतर में, ठीक है। और अब लगाएंगे इसके ऊपर लोड, लोड लगा दिया, ये लोड भी लगा दिया आर्मेचर के समानांतर क्रम में। ये लगा दिया भार, ये आपकी आई एल और ये आपकी आई एस चीज जो कल देख लिया था इससे पहले वीडियो में, ये आपकी आई ए, ये लगाया आप लोगों ने। अब देखो इसके मध्य एक चीज और लगाएंगे, यहां लगाएंगे स्विच, एक स्विच ये लगाया और यहां लगाएंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट लगा दिया, ठीक है। और यहां क्या लगाएंगे, यहां टर्मिनल वोल्टेज का वोल्टमीटर लगा देंगे डीसी का, ये लगा दिया जिससे इसकी ध्रुवता पता लग जाए। इसके अंदर ईजी और ये आई ए और ये आर ए, इसके अंदर क्या है ये, और ये क्या है, शंट फील्ड है, एफ एस एच शंट फील्ड है। और ये E1 E2 मैंने आपको कल बताया था, और ये A1 A2 ये आपके दो, ये इसमें दो ये आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे हैं और ये शंट फील्ड वाइंडिंग के सिरे हैं। अब देखो ये अभिलक्षण किसके मध्य होता है, गौर से देखना, ये अभिलक्षण होता है कि आई एफ और आई एस एच के मध्य, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि ये अभिलक्षण
कौन सा ओपन सर्किट अभिलक्षण IF व EG के मध्य होता है। ठीक है, IF व EG के मध्य मैं लिख देता हूं आगे कौन से ये IF व EG। IF क्या है, ये IF है शंट फील्ड की धारा, EG क्या है उत्पन्न जनरेट, G का मतलब जनरेट, E का मतलब EMF। कहां होता है ये EG, ये ऐसा ये अपने यार में, और ये है IF, ये IF। ठीक है, अब गौर से देखना, आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। ये अभिलक्षण लिखना, ये अभिलक्षण क्षेत्र धारा व उत्पन्न EMF के बीच खींचा जाता है या कर्व खींचा जाता है। अब देखो IF कहां रखेंगे, गौर से देखना, IF रखेंगे ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। IF को रखेंगे, ये IF रखेंगे एक्स एक्सिस पर, IF रखेंगे एक्स एक्सिस पर, ये काफी बार परीक्षा में आता है। और IEG रखेंगे वाई एक्सिस पर। दो चीज आ गई हमारे पास। अब देखो यहां से ये क्या है, ये EG है और ये क्या है, ये IF है। ठीक है, दो चीजें अपने पास आ गई। अब देखो आपको पता है कि जनरेटर में EMF कैसे उत्पन्न होता है, जनरेटर में EMF होता है EG बराबर फाई ZNP इंटू 60/A, ये होता है। अब देखो इसमें क्या है, फाई चुंबकीय फ्लक्स, चालकों की संख्या, जनरेटर की स्पीड, पोलों की संख्या और आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या आप लोग अच्छी तरह जानते हो। अब इसमें देखो क्या होगा, इसमें ZPA ये तो है कांस्टेंट। देखो चालकों की संख्या आर्मेचर में निर्भर होती है, पोलों की संख्या जनरेटर जब जनरेटर का निर्माण करते हैं तब कर देते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग जब करते हैं तो इसकी संख्या निर्धारित हो जाती है। तो क्या होगा, ZPA क्या है, नियत है, कांस्टेंट है। ये दो चीजें ये बन गई है। अब क्या बच गया, फाई बच गया, फाई और ये N बच गया। और आपको पता है कि सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में या किसी प्रकार के डीसी में इसकी स्पीड रेटेड होती है। तो N क्या है, गति है, ये रेटेड है, निर्धारित गति इस पे चला जाते हैं। तो क्या बच गया, फाई बच गया। ठीक है, फाई बच गया। फाई कहां बचता है, चुंबकीय फ्लक्स, फाई का मतलब चुंबकीय फ्लक्स है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, इस शंट फील्ड वाइंडिंग में होता है। कैसी होती है मैंने आपको कल बता दिया, पतले तार की अधिक टर्न की होती है जिसका प्रतिरोध अधिक होता है। ये बच गया। तो फाई किसके समानुपाती होगा, देखो फाई, ये फाई किसके समानुपाती, IF के। मतलब IF का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय, देखो इसमें धारा बढ़ेगी, देखो जैसे इसको चलाया और आपने स्विच को ऑन किया, धारा बढ़ेगी तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, धारा नहीं बढ़ेगी तो चुंबकीय फ्लक्स नहीं बढ़ेगा। क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स वाइंडिंग में धारा जब प्रवाहित होती है किसी कॉइल में तभी उत्पन्न होता है, ऐसे उत्पन्न नहीं होता है। एक तो बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात आपको छोटी बताऊं, देखो मैंने आपको बताया कि शंट फील्ड वाइंडिंग के पोलों में अवशिष्ट चुंबकत्व का मान अवश्य होता है, आप लोग पढ़ चुके, अवश्य होता है। जब मान लीजिए कि इसको प्राइमोर के साथ, इसमें एक प्राइमोर लगा देता हूं, इसके ऊपर देखा, ये लगा दिया प्राइमोर, ये लगा दिया PM, प्राइमोर लगा दिया। अब प्राइमोर के साथ इसको रेटेड स्पीड पे घुमाएंगे तो क्या, अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण इसमें बहुत ही कम मान का EMF उत्पन्न होगा, मतलब कि अवशिष्ट चुंबकत्व, अवशिष्ट बोल्टता उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इसमें देखो बहुत ही कम मान का EMF उत्पन्न होगा। जैसे कि हाँ आप लोगों ने इसको घुमाया और शंट फील्ड का मान बढ़ाया नहीं और EG उत्पन्न हो गया, तो ये EG यहाँ पे आ गया, ये क्या बनेगा, EGIR। मतलब कि अब इस स्विच को ऑन किया था और जनरेटर को घुमाने से पहले वोल्टेज किसके कारण उत्पन्न हुआ, ER का मतलब कि रेजिडुअल EMF, अवशिष्ट वोल्टता। ठीक है ना, अवशिष्ट वोल्टता। अब धीरे धीरे देखो अवशिष्ट वोल्टता हुआ, फिर इसमें EMF का मान वो ये EMF कितना होगा, 4 से 10 वोल्ट होगा, मैंने कल भी बताया था। अब ये इसमें धारा प्रवाहित होगी, अब इसमें ISH का मान बढ़ेगा, शंट फील्ड धारा का मान बढ़ेगा तो फ्लक्स का मान बढ़ेगा। तो फ्लक्स कब बढ़ेगा, देखो ISH बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, एक बात आ गई। और फ्लक्स बढ़ेगा, देखो फ्लक्स बढ़ेगा तो E बढ़ेगा, ये भी मैंने आपको कल बता दिया था, E बढ़ेगा। और E बढ़ेगा तो किसको मिलेगा, शंट फील्ड वाइंडिंग को मिलेगा, ये भी आपको ये कल बताया था। ये कब तक बढ़ता रहेगा, इसमें E का मान कब तक बढ़ता रहेगा, ये कब तक चुंबकीय इसमें धारा का मान कब तक प्रवाहित होता रहेगा, जब तक ये पोल सैचुरेटेड नहीं हो जाएंगे, लेकिन स्पीड कांस्टेंट होगी। इतना तो आपको मैंने कल बता दिया था, फिर भी आज बता दिया है, स्पीड कांस्टेंट होगी। अब देखो ये कर्व कहां से शुरू होगा, यहां से। जब इसको जनरेटर को घुमाएंगे तो EMF यहां से शुरू होगा। तो शंट फील्ड जनरेटर में मानो या किसी प्रकार के सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में कर्व कुछ ऊपर से शुरू होता है, ये ग्राफ कुछ ऊपर से शुरू होता है, क्योंकि शुरू में IF का मान शून्य होता है, शुरू में IF का मान शून्य होता है। यहां से देखो शून्य मान है, यहां से मान इसका कितना है, ये शून्य है, यहाँ पे इसको तो बढ़ाया नहीं फिर भी वोल्टेज हो गया। देखो इसको बढ़ाया नहीं क्योंकि शून्य मान है यहाँ पे, लेकिन फिर भी वोल्टेज उत्पन्न हो गया।
इसलिए ये कर्व कुछ शुरू में ऊपर से शुरू होता है और उसको लगाते हैं ए पॉइंट से शुरू हो गया। दूसरी बात देखना, अब यहां से कुछ ईएमएफ उत्पन्न हुआ, किसके कारण उत्पन्न हुआ? ये अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण उत्पन्न हुआ। अब जैसे ही आई एफ का मान बढ़ता है, क्योंकि यहां से इसको लोड को ओपन कर देंगे, ये स्विच लगा देंगे, लोड को ओपन कर दिया। अब जैसे ही ये आई एफ का मान, आई एस एस का मान बढ़ता है, तो आपको पता है आई एस एस का मान बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो ई का मान बढ़ेगा। अब ई बढ़ना शुरू हो जाएगा। देखो आई एस एस का मान इधर बढ़ेगा 1.2 पॉइंट ऐसे, आई एस एस का मान बढ़ेगा तो यहां से शुरू होगा, यहां से वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाएगा, यहां से वोल्टेज बढ़ना। जो आई एस एस का मान बढ़ेगा, आप लोग आई एस एस का शंट फील्ड की धारा बढ़ेगी तो फ्लक्स का मान बढ़ेगा, फ्लक्स का मान बढ़ेगा, ई का मान बढ़ेगा तो क्या होगा? ये ईएमएफ यहां से ऐसे जाएगा, ये सीधी रेखा में आ जाएगा, ये ठीक है ना, ये आएगा सीधी रेखा में। ये यहां से ए से ओ ए क्या है? देखो ओ जीरो, यहां से जीरो, ओ ए या जीरो ए से, जीरो ए या ओ ए से मान लो ओ ए क्या है? अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण वोल्टेज उत्पन्न हुआ है। ठीक है, जैसे ही आई एफ का मान बढ़ा तो वोल्टेज बढ़ना शुरू हो गया, ईएमएफ का मान बढ़ना शुरू हो चुका है। इसलिए आई एफ बढ़ने के साथ साथ, देखो आई एफ बढ़ने के साथ साथ जैसे आई एफ बढ़ा तो कर्व भी बढ़ना शुरू हो गया। जैसे ये यहां से बढ़ा तो ईएमएफ बढ़ा, फिर ये बढ़ा, ईएमएफ बढ़ा, यहां से बढ़ा तो यहां तक आ गया। अब देखो आप लोगों को पता है कि यहां आने के बाद मैंने आपको बताया ये कब तक बढ़ेगा ईएमएफ? ये ईएमएफ बढ़ेगा जब तक पोल सैचुरेटेड नहीं हो जाएंगे, ठीक है ना, जब तक पोल संतृप्त अवस्था प्राप्त नहीं कर लेंगे ये बढ़ना, और ये बढ़ता रहेगा। जब पोल सैचुरेटेड होंगे, कंडीशन आएगी कि पोल सैचुरेटेड होने वाले हैं कि इससे और अधिक आई एफ का मान बढ़ाओ, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स नहीं बढ़ेगा कि पोल संतृप्त अवस्था प्राप्त कर चुके हैं। तो यहां से कंडीशन आएगी कि आई एफ का मान तो बढ़ा रहे हो आप लोग, क्योंकि आई एफ का मतलब कि शंट फील्ड धारा का मान बढ़ा रहे हो, लेकिन ये वोल्टेज बढ़ना बंद हो जाएगा क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स नहीं बढ़ रहा है। चुंबकीय फ्लक्स नहीं बढ़ेगा तो वोल्टेज कैसे बढ़ेगा? तो अब क्या होगा कि ये वोल्टेज तो यहां तक ही आ गया, ये आ गया वोल्टेज, लेकिन वोल्टेज बढ़ना बंद हो गया। अब आई एफ का मान ऐसे बढ़ेगा। तो एक कंडीशन आ गई कि सैचुरेटेड होने वाले हैं पोल, कि अब 1 मिली सेकंड बाद में सैचुरेटेड हो जाएंगे, तो उसमें थोड़ा सा धारा का मान बढ़ेगा तो ये बढ़ेंगे, फिर ये सीधी अवस्था में चले ऐसे। अब क्या हो गया? आई एफ का मान ही बढ़ रहा है लेकिन ये नहीं बढ़ रहा है। तो एक कंडीशन ये आ गई, यहां से ये बी पॉइंट, और एक कंडीशन सी पॉइंट, और ये डी पॉइंट, 4 पॉइंट आ गए आपके पास। ठीक है, 4 पॉइंट आ गए। तो अब 4 पॉइंटों को देखें, लिखें कि क्या क्या होता है चारों पॉइंटों के कारण। ठीक है, चारों पॉइंटों के कारण लिखेंगे। इसमें देखो अब यहां तक ईएमएफ स्थिर हो गया, अब आई एफ का मान बढ़ाते जाओ, ईएमएफ और नहीं बढ़ने वाला है, स्थिर का स्थिर रह गया। इसलिए कहते हैं ये जनरेटर स्थिर वोल्टेज प्रदान करता है। कब? जब पोल सैचुरेटेड हो जाते हैं उसके बाद में स्थिर वोल्टेज प्रदान करता है। आप लोड चाहे कितना भी डालो, ठीक है। अब इसमें आई एफ का मान चाहे कितना भी बढ़ाओ, लेकिन ईएमएफ का मान नहीं बढ़ने वाला है, और इस अवस्था में पोल संतृप्त हो जाते हैं और ईएमएफ का मान नहीं बढ़ता। अब देखो आगे इसमें लिखे ओ जीरो की, ये क्या है? इनकी कंडीशन बताओ तो आपको ये क्या, देखो ये ओ ए अवशिष्ट वोल्ट था, किसमें? शंट फील्ड में अवशिष्ट वोल्ट था, रेजिडुअल ओ ए। ये क्या है? ओ ए, जिसको ई आर बोलते हैं, ई आर रेजिडुअल ईएमएफ। ठीक है, ए से बी तक क्या है? ए से बी, ए से बी तक क्या है? ये ईएमएफ है, किसमें? आर्मेचर में ईएमएफ उत्पन्न हुआ वो है। बी से सी क्या? देखो बी से सी वो कंडीशन आती है कि सैचुरेटेड होने से पहले और सैचुरेटेड होने के बाद, पोल संतृप्त अवस्था होने से पहले और पोल के संतृप्त अवस्था प्राप्त कर लेने पर वो कंडीशन है कि धीरे से थोड़ा सा ईएमएफ बढ़ेगा फिर बढ़ना बंद हो जाएगा। उसको बोलते हैं नी बोलते हैं। क्या नहीं कि अब घुटने की तरह चपटा हो जाएगा, मुड़ जाएगा। मुड़ने का कारण क्या है कि अब पोल मुड़ जाएगा, उसके बाद कहते हैं पोल हो चुका है। तो ये कुछ वोल्टेज है कि 1-2 मिली% वोल्टेज बढ़ता है फिर बढ़ना बंद हो जाता है। यहां तक तो वोल्टेज बढ़ा, उसके बाद में 1-2 मिली सेकंड 1-2 मिली वोल्टेज बढ़ेगा और फिर बाद में बढ़ना बंद होगा, अब चपटा हो जाएगा। तो ये क्या आ गया? बीसी आ गया नी वोल्टेज, क्योंकि अब कर्व चपटा हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में सी से डी क्या आ गया? ये सैचुरेशन आ गया एस, ये पोल की संतृप्त अवस्था आ चुकी है, अब वोल्टेज बढ़ने वाला नहीं होता है। तो दोस्तों ये तो था आपका किसका? चुंबकीय अभिलक्षण। किसका? शंट जनरेटर का चुंबकीय अभिलक्षण होता है। ये आप लोगों ने देखा कि बस धीरे धीरे यहां से इस वोल्टेज की, ये वोल्टेज किसके कारण उत्पन्न हुआ? शुरुआत में सबसे पहले वोल्टेज कैसे उत्पन्न होता है? अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण। उसके बाद में आई एफ का मान बढ़ता है तो इसमें वोल्टेज बढ़ता है, फिर बाद यदि पोल संतृप्त अवस्था प्राप्त कर लेते हैं तो वोल्टेज नहीं बढ़ता है, वोल्टेज स्थिर हो जाता है। इसलिए कहते हैं ये जनरेटर स्थिर वोल्टेज प्रदान करने वाला होता है। अब कौन सा दूसरा आगे पढ़ेंगे
एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कर्व है, क्योंकि बाह्य बार अभिलक्षण या बाह्य परिपथ अभिलक्षण दूसरा पढ़ेंगे। एक तो पढ़ लिया चुंबकीय अभिलक्षण, अब पढ़ेंगे लोड अभिलक्षण, भार अभिलक्षण पढ़ेंगे। ये भार अभिलक्षण ये किन किन के मध्य होता है, मैंने आपको बताया कि भार अभिलक्षण की बाह्य परिपथ, बाह्य परिपथ का बाहर से क्या मिलता है, बाहर अपने को दो चीजें मिलती है। देखो बाहर मिलती है टर्मिनल वोल्टेज मिलता है, देखो एक तो लोड मिलता है, लोड की धारा होती है बाहर। मैं सर्किट को पहले पूरा कर देता हूं, देखिए एक बार सर्किट पूरा करेंगे। देखो ये शंट फील्ड वाइंडिंग है पतले तार की अधिक टर्नों की, कहां से संयोजित होती है, ये आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, अपने आर्मेचर के समानांतर क्रम में संयोजित होती है। यहां लगाएंगे एक रियोस्टेट, ये रियोस्टेट लगा दिया, ये लगाएंगे लोड स्विच लगा दिया, गौर से देखना। फिर लगाएंगे यहाँ पे, इसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे, यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया वैसे। अब देखो ये क्या करेंगे, ये लोड भी इसके समानांतर क्रम में होता है, लोड का मतलब अब ये लगाएंगे यहाँ पे, ये लगाएंगे स्विच, और ये लगा दिया आप लोगों का वोल्ट मीटर, और ये आर्मेचर के समानांतर क्रम में लगा दिया, एक ये लगा दिया। और यहां लगाएंगे एक एम्पीयर मीटर, गौर से देखना एम्पीयर मीटर, और यहां भी लगाएंगे एम्पीयर मीटर। ये एम्पीयर मीटर आई एफ का मान दर्शाएगा, किसका, आई एफ का। ये आई एल का मान दर्शाएगा, तो इधर चलेगी आई एस एच, और इधर चलेगी धारा आई एल, और ये बच गई आई ए, और ये है आपकी आई एफ, ये होगी शंट फील्ड, एफ एस एच शंट फील्ड है, ठीक है, ये फील्ड है। और इसके अंदर क्या है, ईजी जनरेट ईएमएफ, आर्मेचर धारा और आर्मेचर का प्रतिरोध, ये आपका सर्किट संपूर्ण हुआ। अब देखिए बात, ये बाहर क्या मिला आपको, बाहर मिलेगा आई एल का मान, लोड धारा कितनी रहेगी और टर्मिनल वोल्टेज कितना रहेगा। तो बाहर का जो अभिलक्षण पूछा जाता है, बाह्य अभिलक्षण, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक कर्व पूछा जाता है, तो इसमें होता है कि ये किस किस के मध्य होता है, ये होता है टर्मिनल वोल्टेज वीटी व आई एल के मध्य खींचा जाता है, यह संबंध बताता है। ये क्या है, ये आपका भार है, गौर से देखना। अब क्या करेंगे, इन दोनों में पूछा जाए कि ग्राफ खींचते हैं, एक आपको ग्राफ के द्वारा बताता हूं। देखो एक ग्राफ खींचो, फिर विशेषता लिखाऊंगा आपको। ये ग्राफ खींचा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। बार बार पूछा जाता है कि एक्सटर्नल अभिलक्षण में आई एल किस एक्सिस पर रखेंगे, आई एल का मान ये आई एल लोड धारा का मान, और ये वीटी ये टर्मिनल वोल्टेज वाई एक्सिस पर रखेंगे और आई एल का मान एक्स एक्सिस पर रखेंगे। अब देखो आगे मैं इसकी छोटी छोटी विशेषता बताऊं आपको। जब शंट जनरेटर पर लोड डाला जाता है, क्योंकि पहले चालू कर दिया आप लोगों ने, और ये सर्किट पूरा हो गया, इसमें ईएमएफ उत्पन्न शुरू हो गया, और ये आप लोगों ने चुंबकीय अभिलक्षण की वो देखा था कि ओपन सर्किट अभिलक्षण में चालू करके लोड डाल दिया। अब धीरे धीरे इस पर लोड बढ़ाएंगे। आपको पता है कि लोड बढ़ेगा तो टर्मिनल वोल्टेज का मान कम होगा, लेकिन टर्मिनल वोल्टेज का मान कम होने से शंट फील्ड धारा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो टर्मिनल वोल्टेज कम हुआ, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दोनों समानांतर में है, तो यहाँ वोल्टेज इसका ही कम होना चाहिए, इसका नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहां से वोल्टेज कम होता है, फाई मतलब कि चुंबकीय फ्लक्स कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए वीटी का मान स्थिर रहना चाहिए। देखो यहां से फ्लक्स तो कांस्टेंट है, फ्लक्स घटेगा तो वोल्टेज घटेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, लेकिन फ्लक्स का मान स्थिर है, तो ये स्थिर रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ कम मात्रा में वोल्टेज का मान घटता है। वो क्यों घटता है, देखो इसलिए कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज कम होने के दो कारण होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है और अब फिर बता देता हूं कि किसी भी प्रकार के जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज जब कम होता है तो उसके दो कारण होते हैं। एक होता है आर्मेचर प्रतिरोध वोल्टेज ड्रॉप, या फिर आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं जिसको। दूसरा होता है आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है, दूसरा होता है आर्मेचर रिएक्शन, ये देख चुके हो। तो यहां टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों होगा, मैं आपको अभी कारण बताऊंगा, दोनों कारण। एक और देखो, अब यहां से इसको कर्व खींचे, ठीक है, दोनों कारण देख लिए, दोनों कर्व खींचेंगे, यहां से आई एल का मान बढ़ेगा, ये टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। अब आप लोगों ने एक पहले कर्व देखा कि यहां से ईएमएफ जो उत्पन्न होता है कितना, देखो टर्मिनल वोल्टेज का मान कम होता है तो ईजी का मान सबसे पहले होगा। ईजी का मतलब कि यहां से ये पॉइंट आ गया ईजी, ये जनरेट ईएमएफ उत्पन्न ईएमएफ है, ए पॉइंट आ गया, इसको ए पॉइंट मान लेते हैं। ए जीरो से ए पॉइंट तक क्या है, देखो जीरो से ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट तक क्या, जीरो से ए पॉइंट उत्पन्न ईएमएफ किसमें, आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ हुआ है। लेकिन अब आप लोड डालोगे, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, लोड डालेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज का मान कम होगा। किन के कारण होगा, दो ही कारण होंगे। एक तो आर्मेचर, एक सबसे पहले क्या होगा, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप होगा कि आर्मेचर वोल्टेज की खपत कर लेगा, आर्मेचर वोल्टेज को रोकेगा। मैंने आपको कल बताया था कि आर्मेचर वोल्टेज रोकेगा तो क्या होगा, आई ए आर ए ये होंगे। आई ए का मान बढ़ेगा, आर्मेचर धारा का मान बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगा, आर्मेचर का प्रतिरोध बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगा। यहां से ईएमएफ उत्पन्न हुआ,
ईएमएफ बाहर निकलेगा किसके, आर्मेचर से होते निकलेगा, तो आर्मेचर ने वोल्टेज रोक लिया। तो ये कंडीशन कौन सी है, देखो ये गौर से देखना, ये क्या है, ये आपका ईजी है। अब ईजी की बात करेंगे कि वोल्टेज कम कैसे होता है, तो आपको बताऊं वीटी का अपने टर्मिनल वोल्टेज कम हो गए सिर्फ दो ही कारण होते हैं। अब पहला कारण देखो, जो ही जनरेटर चलेगा ईएमएफ उत्पन्न होगा, ईएमएफ उत्पन्न बाहर निकलेगा, बाहर निकल के वोल्टेज ड्रॉप होगा किसमें, आर्मेचर में, तो ये वोल्टेज यहां से कम होना शुरू हो जाएगा, ये कम हो गया। तो ये यहां से, तो ये तो क्या था, ईजी था, ये क्या आ गया, ये टर्मिनल वोल्टेज कम हुआ किसके कारण, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप के कारण हुआ, आर्मेचर प्रतिरोध वोल्टेज ड्रॉप के कारण हुआ। तो ये कंडीशन आ गई, ये आई ए आर ए क्या है, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप है। एक बात आ गई, फिर आगे धीरे धीरे आप लोड डाल के क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन उत्पन्न होगी। मैं आपको बताऊंगा आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है, आगे पॉइंट आएगा, अपना अच्छी तरह समझाऊंगा आपको कि कभी भूल नहीं सकते आप लोग। ये हो गया, तो फिर दोबारा वोल्टेज कम होगा किसके कारण, आर्मेचर रिएक्शन के कारण होगा, ये हो गया वोल्टेज ड्रॉप। तो ये किसके कारण वोल्टेज ड्रॉप हुआ, ये हो गया आर्मेचर रिएक्शन, एआर, आर्मेचर रिएक्शन के कारण वोल्टेज ड्रॉप हुआ। लेकिन ये जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, ये किसका, IARA, ये बहुत ही कम होता है। कितना परसेंट कम होता है, 5% से 8% के लगभग होता है, याद रखना बात, जो नगण्य माना जाता है। कि इसके कारण जो वोल्टेज उत्पन्न होता है वो नगण्य वाले, इसकी गणना नहीं करेंगे अपन। 5 से 8% वोल्टेज कम होता है, उसकी गणना नहीं करेंगे, लेकिन यहां से आगे जो वोल्टेज कम होगा उसकी गणना करेंगे। तो ये आगे 2 पॉइंट। तो आर्मेचर इसमें वो लोड डालेंगे शंट जनरेटर पर, तो वोल्टेज कम होने के कितने कारण हो गए, 2 कारण हो गए। ये आर्मेचर रिएक्शन होगा। ये आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है कि आर्मेचर द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स का मुख्य चुंबकीय फ्लक्स पर प्रभाव पड़ना, आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। वो आगे टॉपिक बताएंगे, क्योंकि इसका चुंबकीय फ्लक्स होगा, लोड डालेंगे, इसमें धारा प्रवाहित होगी, खुद का चुंबकीय फ्लक्स होगा, ये चुंबकीय फ्लक्स इस मेन चुंबकीय फ्लक्स पर प्रभाव डालेगा, और ये चुंबकीय फ्लक्स कम होगा तो वोल्टेज का मान कम हो जाएगा। ये आर्मेचर रिएक्शन होती है। इसमें प्रभाव क्या क्या होते हैं, किन कारणों से ईएमएफ उत्पन्न होता है, आगे अपनी कंडीशन आएगी। अब देखो आगे देखेंगे, तो ये कंडीशन आ गई कौन सी, ये ए पॉइंट था, और ये आ गया आपका बी पॉइंट, ये आपका आ गया वोल्टेज, ये वोल्टेज, और ये आ गया आपका बी पॉइंट। तो बी पॉइंट क्या, देखो अब लिखेंगे ओ से ए, ओ से क्या है, उत्पन्न ईएमएफ, ओ से ए उत्पन्न ईएमएफ, ईजी का मान आर्मेचर में। ओ से बी क्या है, ओ से बी ये है टर्मिनल वोल्टेज, किसके कारण कम हो गया है, इसके कारण आई ए आ गया, और आई ए आर ए आर्मेचर, और आई ए आर ए क्या है, आर्मेचर वोल्टेज वोल्टता पाथ, और ए आर क्या है, आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन ये है अपने पास। देखो 2 कंडीशन। अब देखो आगे ये कंडीशन आने के बाद, मतलब ये वोल्टेज कम होगा, जनरेटर अपना निर्धारित वोल्टेज देना शुरू कर दिया, आपने लोड लगा दिया। अब आप लोग देखोगे कि धीरे धीरे अब बाहर प्रतिरोध को कम करेंगे। देखो यहां लोड बढ़ाएंगे, पावर में लोड बढ़ाएंगे, मानेंगे 2000 वाट का लोड था और अब लगा दिया आपने 2500 वाट का लोड। लोड बढ़ेगा तो क्या होगा, लोड रेजिस्टेंस का मान कम होगा। लोड रेजिस्टेंस कम होगा तो IL का मान बढ़ेगा। देखो इसमें R का मान, लोड बढ़ाएंगे, देखो भार बढ़ेगा, भार बढ़ेगा तो क्या होगा, RL का मान कम होगा। लोड रेजिस्टेंस RL का मान घटेगा, RL का मान घटेगा तो IL का मान बढ़ेगा, और IL का मान बढ़ेगा तो IA का मान बढ़ेगा, IA का मान बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, देखो IA का मान बढ़ा, ये IARA, IA मतलब आर्मेचर प्रतिरोध, आर्मेचर धारा का मान बढ़ेगा तो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगा और टर्मिनल वोल्टेज और फिर घट जाएगा। तो कंडीशन आ गई कि जो ही आप लोड के मान को बढ़ाओगे, लोड धारा का मान बढ़ेगा, लोड धारा का मान बढ़ेगा तो लोड आर्मेचर धारा का मान बढ़ेगा, और आर्मेचर धारा का मान बढ़ेगा तो टर्मिनल वोल्टेज का मान और कम हो जाएगा। ठीक है, तो और कम हो जाएगा तो क्या होगा, अब आप कंडीशन देखो, जब और आप धीरे धीरे भार के मान को बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये यहां से ये क्या है, देखो ये धारा, ये L का मान करते हैं, ये धारा कौन सी है, देखो ये धारा होती है OL, लिख देते हैं OL लोड धारा। अब देखो आप धीरे धीरे और लोड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, धारा का मान, इसमें लोड का मान बढ़ेंगे, RL का मान कम होगा और लोड की धारा बढ़ेगी, लोड की धारा बढ़ेगी तो वोल्टेज और कम होगा। इसे
ये वोल्टेज, तो ये पॉइंट आएगा, ऐसे वोल्टेज और कम होगा तो आगे झुक के वोल्टेज कम आएगा, तो ये आएगा सी। देखो ये बी पॉइंट था, ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट आ गया, अब आ गया सी पॉइंट। लोड थोड़ा सा झुकेगा, फिर भी आप थोड़ा सा झुकेगा, फिर भी आप धीरे धीरे धारा के मान को और बढ़ाएगा, तो ये धारा आ गई वो, ये के, ये आ गई के, इसको के से दर्शा देते हैं के। अब देखो ये आ गई के धारा, इसका मतलब कि अब आप लोगों ने आवश्यकता से अधिक लोड और बढ़ाया, तो फिर क्या होगा कि ये अपने टर्मिनल वोल्टेज का मान और घट जाएगा। और अब आगे बात की, यहां तक ये वोल्टेज प्रदान कर सकता है, सप्लाई प्रदान कर सकता है, कहां तक, ओ से के तक की बिंदु, सी बिंदु तक, ये होगी सी बिंदु, मतलब बी से सी बिंदु तक ये सप्लाई वोल्टेज प्रदान करता है। ये आगे अब इसकी ब्रेक डाउन अवस्था, भंजक अवस्था आ चुकी है। किसकी भंजक अवस्था आ गई कि अब ये जनरेटर जलने की कगार पर आ चुका, ब्रेक डाउन होगा और पूरा का पूरा वोल्टेज जीरो हो जाएगा और आपका अवशिष्ट मतलब समाप्त हो जाएगा, फिर जनरेटर को दोबारा से रिफ्रेश चालू करना पड़ेगा। तो ये आ गई सी पॉइंट। सी क्या आ गया कि अब कहेंगे धारा का मान धीरे धीरे बढ़ेगा, तो इसमें वक्र सी बिंदु तक पहुंच जाएगा और वीटी का मान, देखो ये वीटी का मान, वीटी यहां तक आ जाएगा, देखो ये घट के ये आ गया वीटी। वीटी का मान कहां तक आ जाएगा, ये वीटी का मान और धीरे धीरे घटाएंगे, तो और धीरे धीरे घटने बाद और आ गई सी बिंदु। देखो धीरे धीरे घटाई, ये सी बिंदु, यहां से सी बिंदु आ गई, ये ए बी सी चल रही है, ए बी सी चल रही है, सी बिंदु पर आ गई। ये सी बिंदु क्या, देखो ये सी बिंदु। अब वोल्टेज वीटी का मान, ओ सी क्या हो गया, ओ सी, ये हो गया वीटी, टर्मिनल वोल्टेज होगा। ये टर्मिनल वोल्टेज यहां तक घट के आ गया, अब यहां तक टर्मिनल वोल्टेज प्रदान करता है, इसका मतलब कि जनरेटर सही दिशा में आपको सप्लाई प्रदान कर सकता है। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, देखो अब धीरे धीरे आगे और गए कि आगे और धीरे धीरे लोड धारा बढ़ेगी, आरएल का मान घटेगा, लोड भार बढ़ेगा, आरएल का मान घटेगा, आईएल का मान बढ़ेगा और आर्मेचर में धारा का मान, अब क्योंकि आर्मेचर धारा का मान बढ़ेगा, धारा बढ़ने के बजाय घटनी शुरू हो जाएगी। अब धारा बढ़ने के बजाय अब ये घटनी शुरू हो जाएगी धारा। ये देखो पहले धारा बढ़ रही थी, अब धारा घटनी शुरू हो जाएगी ऐसे, अब ऐसे घटेगी धारा, फिर धीरे धीरे लोड बढ़ाएंगे, धारा और घट जाएगी, वापस आने शुरू हो जाएगी कि वोल्टेज भी घटना शुरू हो जाएगा और धारा भी घटनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे लोड बढ़ाएंगे और लोड प्रतिरोध के मान को कम करेंगे, धारा बढ़ने बजाय घटेगी रही है, तो वापस आगे से आगे ये कंडीशन ऐसी आ गई, मतलब कि अब वोल्टेज भी घटना शुरू हो गया और धारा का मान भी घटना शुरू हो गया। तो एक कंडीशन ये आ गई, कौन सी कंडीशन, ये कंडीशन आएगी यहाँ पे डी कंडीशन, या मान लीजिए डी से दर्शा देते हैं और ये आगे डी कंडीशन, और ये आपकी वो ई कंडीशन आ गई। ठीक है, दो चीजें आ गई आपके पास। तो ये तो आ गई डी कंडीशन, देखो ये डी और ये ई, गौर से देखना एक एक पॉइंट टू पॉइंट। ये डी कंडीशन है, इसका मतलब डी पे क्या हो गया, ये आ गई डी कंडीशन। डी में क्या होगा, देखो आप लोगों ने धीरे धीरे धारा के मान में ये ब्रेक डाउन आ गया, ब्रेक डाउन से आगे यदि 1% वोल्टेज भी बढ़ाया, आपने लोड बढ़ाया, तो ये ब्रेक डाउन लगा देगा, पूरा वोल्टेज जीरो कर देगा। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि भार धारा आईएल को ओके से, देखिए आईएल का मान ओके से, ये जीरो ओके, देखिए ना ओ के, ये कौन सी धारा है, भार धारा ओके, ये यहां तक सप्लाई प्रदान कर सकता है, ये जनरेटर यहां तक सप्लाई प्रदान कर सकता है। लेकिन इससे आगे 1% भी धारा के मान को बढ़ाया तो धारा बढ़ने के बजाय घटनी शुरू हो जाएगी, और घटेगी तो कहां तक पहुंच जाएगी, सी बिंदु तक पहुंचेगी, सी बिंदु पर भंजक अवस्था प्राप्त कर लेगी। तो लिख सकते हैं कि निष्कर्ष से निकलता है कि यदि ब्रेक डीसी शंट जनरेटर में यदि आवश्यकता से अधिक लोड बढ़ाया जाता है तो धारा आर्मेचर धारा बढ़ने के बजाय घटेगी और ब्रेक डाउन आ सकती है, तो सी बिंदु होगी इसकी भंजक अवस्था। यह वक्र ओके धारा जनरेटर की अधिकतम संभव धारा होती है, ये धारा कि इससे अधिक और धारा नहीं बढ़ा सकते और अति भार पर आपूर्ति कर सकता है। अब यदि आगे और भी 1% धारा के मान को बढ़ाओ तो ये धारा, देखो ये धारा और भी 1% धारा के मान को बढ़ाए देंगे तो धारा वृद्धि होने की, धारा बढ़ने की बजाय घटना शुरू हो जाएगी और बिंदु ई पूरा जनरेटर यहां डी पर जाके यह हो जाएगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और पूरा जनरेटर ईएमएफ का मान शून्य हो जाएगा और पूरा जनरेटर अवशिष्ट बोलता भी अपने जो अवशिष्ट वोल्टेज है वो भी खराब में अपना समाप्त कर लेगा कि इस जनरेटर में ओवरलोडिंग के कारण और वोल्टेज ओवरलोडिंग के कारण अवशिष्ट चुंबकत्व भी समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार के ये जनरेटर ए से बी तक, ए से ओ से बी तक या ए से इस प्रकार के सभी जनरेटर ए से बी बिंदु तक अपनी सभी मतलब कि प्रचालित होते हैं और अपनी अधिकतम दक्षता पर कार्य करते हैं। उसके बाद सी बिंदु आती है तो ब्रेक डाउन होता है और डी बिंदु पर ये मतलब वोल्टेज बनाना बंद कर देते हैं और अपना अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण वोल्टेज अपना जो बचता फिर उसके बाद समाप्त कर देते हैं और यहाँ पे ई बिंदु बचता फिर बाद में अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण ही वोल्टेज बचता है। लेकिन इंटरनल अभिलक्षण देखेंगे तो क्या होगा,
ये यहां से इसका मान 0 भी कर सकता है। देखो यहां से मतलब कि ईजी दिखाया नहीं है, यहां से 0 भी हो सकता है, इसका मान 0, ये ऐसे 0 भी हो सकता है। तो फिर क्या होगा, अब इंटरनल अभिलक्षण देखते हैं, इंटरनल अभिलक्षण में क्या होता है। तो ये जनित्र, कौन सा जनित्र, षट जनित्र, यहां तक आपको जब तक ओवरलोडिंग नहीं करेंगे, बाहर के मान को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आपको स्थिर वोल्टेज प्रदान करने वाला होगा। इसलिए कहते हैं सभी प्रकार के डीसी जनित्रों में स्थिर वोल्टेज प्रदान करने वाला एक जनित्र होता है डीसी षट जनित्र, जो सभी भारों पर आपको लगभग डीसी के सभी मतलब सभी भारों पर आपको लगभग स्थिर वोल्टेज प्रदान करेगा। इसलिए इसको फ्लैट वोल्टेज जनित्र के नाम से भी जाना जाता है। कौन से को, डीसी षट जनित्र को पार्श्व जनित्र बोलते हैं, फ्लैट वोल्टेज जनित्र के नाम से जानते हैं। इसको लेवल कंपाउंड जनित्र की श्रेणी में आएगा, लेवल जो जनित्र आएंगे वो भी आएगा, लेकिन फ्लैट जनित्र यही होता है। अब देखते हैं इंटरनल अभिलक्षण कौन कौन से थे। एक्सटर्नल देख लिया, इसको लोड अभिलक्षण के नाम से भी जाना जाता है, भार अभिलक्षण के नाम से जाना जाता है। तो निष्कर्ष निकाल लिया आप लोगों ने कि क्या क्या होगा। अब दोस्तों देखते हैं कि आंतरिक अभिलक्षण क्या होता है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तीसरा नंबर देखते हैं कि आंतरिक अभिलक्षण, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, इसको बोलते हैं आंतरिक अभिलक्षण कर्व। ये किस किस के मध्य खींचा जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आंतरिक अभिलक्षण किन किन की राशि के मध्य खींचा जाता है, किन के मध्य संबंध बताता है, किन किन के मध्य संबंध बताता है। अब आपको बता, देखो आंतरिक मतलब कि अंदर अंदर क्या होता है। देखो अंदर क्या है, ईजी और आईए, क्योंकि इस जनरेट ईएमएफ और आर्मेचर धारा में क्या संबंध होता है। तो ये बताता है कि ईजी व आईए में संबंध बताता है, या आईए के मध्य खींचा जाता है। ये याद रखना, परीक्षा में यही आते हैं, और अधिक पूछा नहीं जाता है। और तो अधिक आपको काल्पनिक पूछा जाएगा कि ईजी का मान 0 हो जाएगा तो आईए का मान क्या होगा, ये पूछे जाएंगे। तो ये वक्र क्या बताता है कि ईजी का मान, देखो अब आप लोगों ने देखा कि यहां से सी बिंदु तक, देखो बी बिंदु तक क्या हुआ, जनरेटर अपने अधिकतम दक्षता पर कार्य कर रहा था, लेकिन आपने ओवरलोड बढ़ाया, आरएल के मान को घटाया, बाहर बढ़ेगा, आरएल का लोड रेजिस्टेंस का मान घटेगा, आईएल का मान बढ़ेगा। लेकिन उस समय क्या होगा, आईएल का मान बढ़ा, लेकिन आईएल का मान बढ़ने की बजाय घटना शुरू हो जाएगा ओवरलोडिंग के कारण, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन का मान इतना अधिक हो जाएगा कि ये होगा कि फ्लक्स का मान इसके आगे कमजोर पड़ जाएगा। मतलब कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है कि आर्मेचर द्वारा उत्पन्न फ्लक्स का मैन चुंबकीय फ्लक्स पर प्रभाव पड़ने वाला आर्मेचर रिएक्शन कहलाती है। तो इसका मान 0 हो जाएगा और आईएल का मान बढ़ना बंद हो जाएगा, और आईएल का मान बढ़ना बंद हो गया तो धीरे धीरे क्या होगा, ब्रेक डाउन होगी और डी कंडीशन पे आगे ये जनरेटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये और अधिक बढ़ाया तो जनरेटर अंदर से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आर्मेचर की वाइंडिंग जल जाएगी, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग जल जाएंगी, और जनरेटर और हीट होकर अपना अवशिष्ट चुंबकत्व भी समाप्त कर लेगा, ठीक है। लेकिन एक्सटर्नल में ये नहीं बताया कि अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त होता है। एक्सटर्नल में यहां तक आके शॉर्ट सर्किट होगा और जनरेटर में क्या बचेगा, सिर्फ अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण उत्पन्न वोल्टेजता ही बचेगी। लेकिन यहाँ क्या होगा कि ईजी का मान 0 हो जाएगा। ईजी का मान 0 होगा क्योंकि ईजी का मान और बढ़ाएंगे, ईजी का मान 0 होगा, ईजी का मान 0 होता है, आर्मेचर धारा का मान भी 0 हो जाएगा, और ये आर्मेचर धारा आगे बढ़ के 0 कंडीशन में हो जाएगी। ये कंडीशन आ गई, आर्मेचर धारा का मान भी 0 हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि ईजी का मान 0 होने पर ओवरलोडिंग के कारण और आर्मेचर धारा का मान भी 0 हो जाता है। ये देखो यहां से वाई एक्सिस पर क्या करेंगे, वाई एक्सिस पर इंटरनल अभिलक्षण ईजी का मान लेंगे और ये भार धारा ये देंगे आप, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई कि बी बिंदु ओएल, ओएल क्या है, बाहर की धारा है जो अधिकतम दक्षता पर कार्य करता है। ओके वह अधिकतम धारा है क्योंकि जनरेटर सप्लाई प्रदान कर सकता है, लेकिन ओ एम पे आके जनरेटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ईजी का मान 0 हो जाएगा और उत्पन्न ईएमएफ का मान 0, आर्मेचर धारा का मान 0 हो जाएगा और जनरेटर पूरा जल जाएगा। तो जनरेटर कुछ बचने वाला नहीं है, अवशिष्ट चुंबकत्व भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि ये 3 अभिलक्षण होते हैं कि पूरे जनरेटर की कंडीशन बताते हैं आपको कि क्या क्या होगा, कहां कहां इनमें उत्पन्न होगा। तो ये थे दोस्तों आपके जनरेटर में अभिलक्षण। अब एक पॉइंट बच गया कि इस जनरेटर का प्रयोग कहां किया जाएगा। तो लिख लो प्रयोग कि ये जनरेटर यहां तक देखो स्थिर वोल्टेज दे रहा है, यहां तक स्थिर वोल्टेज प्रदान कर रहा है, तो ये जनरेटर सभी भारों पर जब तक ओवरलोड नहीं होता है निर्धारित भार पर चलाएंगे तो आपको क्या देगा, स्थिर वोल्टेज प्रदान करके देगा। तो ये जनरेटर नो लोड पर भी वही वोल्टेज देगा और लोड पर भी वही वोल्टेज देगा जब तक ओवरलोड नहीं होगा। तो सभी भारों पर और नो लोड से लेकर लोड तक ये जनरेटर सेम वोल्टेज प्रदान करता है, स्थिर वोल्टेज प्रदान करता है, इसलिए ये स्थिर वोल्टेज प्रदान करने वाला होता है। इसलिए इसको फ्लैट वोल्टेज जनरेटर के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसका प्रयोग करेंगे
कि जहां लोड का उतार चढ़ाव ज्यादा नहीं हो तो वहां स्थिर वोल्टेज प्रदान करने के लिए डीसी शंट जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा आता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच में, सेंट्रीफ्यूगल पंप में इसका प्रयोग करते हैं, बैटरी चार्जिंग में इसका प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, और वेल्डिंग में इसका प्रयोग करते हैं। और उसके बाद में आता है एक्साइटर में उत्तेजक में, एक्साइटर में इसका प्रयोग करते हैं, लाइटिंग लोड के लिए इसका प्रयोग करते हैं और पावर लोड के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये तो दोस्तों तो आपकी बात, ठीक है, कि डीसी शंट जनरेटर का प्रयोग कहाँ करते हैं। अब बच गया कि इंटरनल अब्डक्शन के बाद जब अवशिष्ट समत्व समाप्त हो जाता है, क्रांतिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, जनरेटर वोल्टेज बढ़ाना बंद कर देता है, उसके बाद उनको प्राप्त कैसे करेंगे, क्रांतिक प्रतिरोध, क्रांतिक लोड, अवशिष्ट चुंबकत्व, ये बच गई। ये अगली वीडियो में देखेंगे इन सभी के बारे में। तो डीसी शंट जनरेटर का चैप्टर अगली वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।